हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम पॉलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज में मैं अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। वो 3 वीडियो किस टॉपिक पे हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहला जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ था। सेकेंड जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट के फंक्शंस के ऊपर था। थर्ड जो था वो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर था। आज जो फोर्थ हमारा वीडियो है वो है जुडिशियरी के ऊपर। ये जुडिशियरी वाला पार्ट जो है वो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं जुडिशियरी के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी, उसके बाद आपको एक बार रिवीजन करा दूंगी, ठीक है। इससे आपको रिमाइंड करने में इजी रहेगा। इसके अलावा एक और डिसीजन मैंने लिया है, मैं क्या करूंगी 8 वीडियो में ये पूरा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 1 ईयर का कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक क्विक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम क्या करेंगे, पूरा जो 1 to 8 टॉपिक्स है उनका जल्दी से रिवाइज करेंगे, ठीक है। इससे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके रिवाइज हो जाए, एग्जाम टाइम पे आप देख के जा सकते हैं। ओके, चलिए जुडिशरी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, किसी को पता है? अभी तक अगर आप द हिंदू कोर्ट पता होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, ये क्यों क्यों न्यूज में रहा था, तो मैं आपको पहले हम इसके बारे में न्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉयर एक्टिविस्ट थे प्रशांत भूषण, उनको गिल्टी पाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उनके ऊपर लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया में कमेंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करके। इस वजह से उन्होंने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है ऐसा कोई ऑफेंस करना जो डिसरिस्पेक्ट दे, किसी की डिग्निटी को डिसरिस्पेक्ट करे या किसी अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करे, लेकिन वो डिग्निटी और अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए? कोर्ट की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो डिग्निटी और अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में आएगा। अब जो प्रशांत भूषण थे उन्होंने क्या किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक कमेंट किया था सोशल मीडिया में, इसके वजह से उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए गए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्रोविजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वो क्यों रखा गया है? क्योंकि कोर्ट को क्या करना चाहिए, अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने का राइट है, ठीक है। कोई भी उसके ऊपर अटैक ना करे, उसको डिफेम ना करे, उसकी पब्लिक इमेज खराब ना करे, और इसके वजह से उसका जो फेथ है, उन पब्लिक का जो फेथ है उसमें लूज ना हो। इस वजह से कोर्ट को अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को यूज करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा आर्टिकल 261 भी क्या कहता है? क्या कहता है आर्टिकल 261? देखिए, आर्टिकल 261 कहता है कि इंडिया के जितने भी कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स होती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उन पे फुल फेथ होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 261, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया to the public acts, records and the judicial proceeding of the union and of every state। जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है यूनियन में या किसी भी स्टेट में, उनमें फुल फेथ होना चाहिए पब्लिक का। ये हमारा आर्टिकल 261 कहता है। चलिए, तो अब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो डिसरिस्पेक्ट करना किसी की डिग्निटी या अथॉरिटी को, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? तो आर्टिकल 261 में लिखा हुआ है कि फुल फेथ और क्रेडिट होना चाहिए, किसको? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में होना चाहिए। फिर आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं। देखो, अगर कोई भी ऐसी चीज जो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करती है, तो उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 बोलता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पावर है कि वो कंटेम्प्ट को पनिश कर सकता है, ठीक है। तो पनिशमेंट की पावर किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है 142 का क्लॉज 2। इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो अपने कंटेम्प्ट को पनिश भी कर सकता है, साथ में उस पर्सन की अटेंडेंस भी मांग सकता है।
समझ में आया इतना? आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पनिश करने की पावर तो है ही, साथ में वो पर्सन्स की अटेंडेंस को भी बुला सकता है, ठीक है। थर्ड जो हम देखने वाले हैं वो है लीगल प्रोविजंस क्या होते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था 1971 में, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। सिविल कंटेम्प्ट जो होता है वो, सिविल कंटेम्प्ट दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं। देखो, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, जैसे कोर्ट भी दो होते हैं ना, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, ऐसी कंटेम्प्ट भी दो होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट कब होता है? जब हम किसी ऑर्डर को डिसओबे कर देते हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया लेकिन उसको डिसओबे कर दिया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिविल कंटेम्प्ट बोलेंगे। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट कब हो जाएगा? जब हम स्कैंडलाइज करेंगे कोर्ट को, ठीक है, या हम उनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करेंगे, तो उसके वजह से वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आ जाएगा। तो इसके लिए सजा भी उन्होंने बताई है इस एक्ट में कि 6 महीने के आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 2,000 रुपये फाइन, मतलब 6 महीने आप जेल जा सकते हैं और 2,000 रुपये भी आपको देने पड़ जाएंगे, ठीक है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट है, ठीक है। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट कब हो सकती है? देखो, मान लो जैसे 1 जून को अगर किसी ने कंटेम्प्ट किया है, तो उसको 1 जून 2019 को किया फॉर एग्जाम्पल, तो 1 जून 2020 के पहले उसकी प्रोसेस इनिशिएट हो जाना चाहिए, उसके बाद उसकी प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो सकती। मतलब विद इन 1 ईयर ये प्रोसेस आपको इनिशिएट करनी है। अब एक्सेप्शंस क्या है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आते हैं? तो देखो, जुडिशियल प्रोसीडिंग की अगर हम फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं रिपोर्टर्स, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा। अगर फेयर क्रिटिसिज्म किया जाए जजमेंट का, तो वो भी किस में नहीं आएगा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आएगा। जो डिफेमेटरी अटैक किए जाते हैं जजेस के ऊपर, लेकिन उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि उसके प्रोसीडिंग्स को हर्ट किया जा सके या इंटरफेयर किया जा सके, तो वो भी एक्सेप्शंस में आते हैं। 2006 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर ट्रुथ को एज अ वैलिड डिफेंस यूज किया जाए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो वो भी एक्सेप्शन में आता है, ओके। चलिए, ट्रुथ को एज अ वैलिड डिफेंस मतलब किसी जज ने कुछ गलत किया है और उसको ट्रूली बता दिया जाए, पब्लिक इंटरेस्ट में है कोई चीज, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं में माना जाएगा। समझ में आया इतना? 4 आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 261, आर्टिकल 19, आर्टिकल 129 एंड 215 एंड आर्टिकल 142 का क्लॉज 2, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस अगेंस्ट अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर चार्जेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों रहा, ठीक है। तो क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख के कंप्लेन किया है कि सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट जज है उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम ने बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सिटिंग है उसमें मिसकंडक्ट हुआ है, ठीक है। अभी तक हमारे पास ये 3 मैकेनिज्म है जिसके ऊपर हम चार्जेस जो है उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पहला जो प्रोसीजर होता है वो होता है इन हाउस प्रोसीजर, जो 1999 में आया था। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट गाइडलाइंस आई थी, और तीसरा रिमूवल फॉर द प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब कोई जज अगर उसको मिसबिहेवियर करे या इनकैपेसिटेड अगर वो प्रूव हो जाता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? इन हाउस प्रोसीजर क्या होगा, और सेक्सुअल हैरासमेंट के केस में क्या होगा, ठीक है। इन सब की बेसिस पे क्या करा जाएगा? जज को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो 3 प्रोसेस होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं। पहला हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहला हम रिमूवल प्रोसेस ये वाला देखेंगे, फिर इन हाउस वाला देखेंगे, फिर देन हम सेक्सुअल हैरासमेंट रेगुलेशन देखेंगे। चलो, रिमूवल प्रोसीडिंग्स कैसे स्टार्ट होती है? आर्टिकल 124 में आती हैं, ओके। हु मे फाइल अ कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? इसमें क्या होता है, एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन चार्ज ऑन द चार्ज ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी बाय अ जज, ठीक है।
तो याद रखिएगा 100 मेंबर्स कहाँ से, लोकसभा से साइन कर सकते हैं ये वाले चार्ज को, या 50 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा से, दोनों में से कोई एक। ठीक है, किसको ये चार्ज देंगे, किसको कंप्लेंट करेंगे, मतलब तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का उसको करेंगे। जैसे लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर, तो उनको साइन देंगे, और राज्यसभा के कौन होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको देंगे। समझ में आया इतना, किसको कंप्लेंट फाइल करेंगे। थर्ड जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, अगर नोटिस ऑर्डर में आ जाता है, मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो, उनको लगता है कि हाँ ये जो इन्होंने हमको कंप्लेंट दी है उसको हमको क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या बनाएंगे, 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। उस 3 मेंबर कमेटी में कौन 3 मेंबर्स होंगे जो इंक्वायरी करेंगे, पहले तो जो होंगे सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, ठीक है। सेकंड जो होने वाले हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, और एक कोई ज्यूरिस्ट होंगे, ठीक है। ये 3 लोग इन्वेस्टिगेशन कमेटी में होंगे। प्रोसेस समझ में आया रिमूवल का। किसको कंप्लेंट फाइल, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो जो 100 मेंबर्स लोकसभा के या फिर 50 मेंबर्स राज्यसभा के। किसको करेंगे, जो वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको करेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, 3 मेंबर्स की एक कमेटी आती है। वो 3 मेंबर्स की कमेटी क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। वो 3 मेंबर की कमेटी में कौन 3 मेंबर्स होते हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, तीसरा ज्यूरिस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड प्रोसीजर देखेंगे। सेकंड प्रोसीजर में क्या होता है, इन हाउस प्रोसीजर होता है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या होता है, जो कंप्लेंट और मिसकंडक्ट की जो कंप्लेंट होती है वो कौन फाइल करता है, कोई भी फाइल कर सकता है, मे बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन। किसको फाइल करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन 2 लोगों को वो फाइल कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद सीजीआई क्या करेंगे, सीजीआई क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कंप्लेंट जो है वो सीरियस है या ऐसा फेक है। अगर सीजीआई को लगता है कि ये जो कंप्लेंट है वो सीरियस है और मिसकंडक्ट हुआ है, तो वो क्या करेंगे, पहले तो वो जो कंसर्न्ड जज है उसका रिस्पॉन्स लेंगे, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स लेने के बाद सीजीआई को लगेगा कि और थोड़ा डीप में डिस्कशन होना चाहिए, तो वो एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करेंगे। समझ में आया, सीजीआई को लगेगा तो इंक्वायरी कमेटी सेटअप होगी। इसमें जो इंक्वायरी कमेटी सेटअप होगी उसमें भी कितने लोग होंगे, 3 जजेस होंगे। कौन कौन होगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट्स होंगे। समझ में आया। अभी देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या होगा इसमें। कोई भी पर्सन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। किसको कर सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट को कर सकता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद भी उनको लगता है कि हाँ और इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो एक क्या करेंगे, इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, ठीक है। इंक्वायरी कमेटी बनाने के बाद, और इस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज और 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है इन हाउस प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। थर्ड जो है वो है 2013 का सुप्रीम कोर्ट सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन। सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो कैसे रिमूव किया जाएगा, पहले हम वही देखेंगे कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो एक वुमेन कंप्लेंट फाइल कर सकती है सेक्सुअल हरासमेंट की, ठीक है। किसको फाइल करेगी ये कंप्लेंट, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो है GSICC, उनको ये कंप्लेंट फाइल करेंगे, ठीक है। इफ द GSICC is satisfied that the complaint is genuine, it will constitute a 3-member internal subcommittee to conduct an inquiry into the complaints. GSICC क्या करेगा, 3 मेंबर की एक इंटरनल सब कमिटी बनाएगा जो क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा जो कंप्लेंट आई है उस पर, ठीक है। ये GSICC कमिटी जो होगा उसके अंदर GSICC के ही मेंबर्स होंगे या फिर जो नॉमिनेट किए जाएंगे GSICC के थ्रू वो होंगे, और मेजॉरिटी किसकी होगी, विमेन की मेजॉरिटी होगी, और एक आउटसाइड मेंबर होगा। समझ में आया। कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो वुमेन कंप्लेंट फाइल कर सकती है। किसको कर सकती है, GSIC, जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कर सकती है। ये क्या करेगी, एक सब कमेटी बनाएगी जो क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी। अब इंक्वायरी कौन करेगा, इसके अंदर जो GSIC के मेंबर ही उस कमेटी के मेंबर्स होंगे और वो इंक्वायरी करेंगे। समझ में आया तीनों प्रोसीजर, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे ई लोक अदालत के बारे में। चलिए थर्ड टॉपिक है हमारा ई लोक अदालत क्या होता है। पहले हम देखेंगे ई लोक अदालत न्यूज में क्यों रहा था। तो
पैंडेमिक की वजह से सबको पता है, पैंडेमिक की वजह से सारे जो भी कोर्ट थे वो बंद हो गए थे। इसकी वजह से लीगल सर्विस अथॉरिटी ने एक क्रिएटिव इनिशिएटिव लिया और उन्होंने लोक अदालत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर दिया। इसके वजह से वो ऑनलाइन लोक अदालत या फिर ई लोक अदालत के नाम से जाने जाने लग गए और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ही सारी केसेस को डिस्पोज किया जाने लग गया। ठीक है, अब ई लोक अदालत के बारे में हम देखते हैं। तो ई लोक अदालत ने क्या किया, ये 15 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज की गई और इन्होंने जून से लेकर अक्टूबर तक कितने केसेस को डिस्पोज किया, 2.51 लाख केसेस को। 15 स्टेट्स के में 2.5 लाख केसेस को इन्होंने डिस्पोज किया है। ठीक है, सिर्फ जून से लेकर अक्टूबर के बीच में। ओके, लोक अदालत जो है वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसमें डिस्प्यूट जो भी कोर्ट के सामने पेंडिंग होते हैं उनको प्री लिटिगेशन स्टेज में ही सॉल्व करने की कोशिश की जाती है विदाउट एनी एक्सपेंस ऑन दी लिटिगेंट्स। मतलब बिना खर्चा किए आपको केस लड़ना है और अपना डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो उसका ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है कोर्ट के अलावा। ठीक है, समझ में आया। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद इसमें जनरली कौन होता है, एक जुडिशियल ऑफिसर होता है जो एज अ चेयरमैन वर्क करता है, एक लॉयर होते हैं और एक सोशल वर्कर होते हैं जो एज अ मेंबर वर्क करते हैं। दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन द एरर्स ऑफ द कोर्ट डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग पेंडिंग लिटिगेशन। ये जो क्या करते हैं, जो भी बर्डन है कोर्ट का, जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, उनको क्या करते हैं, उस बर्डन को कम करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आया। अवॉर्ड इज डीम्ड टू बी अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। ये जो भी डिसीजन देते हैं वो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज के ऊपर। क्लियर है इतना। और इसके बाद आप इसकी अपील लेके, जो भी जजमेंट निकल के आएगा उसका अपील लेके आप दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये इतना क्लियर है। ई लोक अदालत क्या करती हैं, कोर्ट का बर्डन कम करने की कोशिश करती हैं और इनके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। इसकी अपील लेकर आप दूसरे कोर्ट्स में नहीं जा सकते हो। कांट अपील इन एनी कोर्ट। ओके, रिसेंटली छत्तीसगढ़ जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री का जिन्होंने स्टेट लेवल पे ई लोक अदालत को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। इतना क्लियर है ई लोक अदालत के बारे में। चलिए, ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल या रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये वही मैंने अभी जो बताया था कि जो बर्डन है लिटिगेशन का कोर्ट्स के ऊपर, उसको रिड्यूस करने का काम करता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर में आता है। और ये जो ईडीआर जो है वो किसके बेसिस पे स्टैब्लिश किया गया है, तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी है हमारा, उसका जो आर्टिकल 39A है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 39। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप जरूर याद रखिएगा। इसमें बोला गया था इक्वल जस्टिस होनी चाहिए सबके लिए और फ्री लीगल एड हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 39A में बोला गया था। इस वजह से ये ई लोक अदालत क्या करती है, ऑलमोस्ट फ्री में ही क्या करती हैं, केसेस को सॉल्व करती हैं एट प्री लिटिगेशन स्टेज। मतलब कोर्ट जाने के पहले वाली जो स्टेज होती है वहीं पर इस केस को सॉल्व किया जा सकता है। अब 4 मैकेनिज्म होते हैं इसके। एक होता है आर्बिट्रेशन, दूसरा होता है नेगोशिएशन, तीसरा होता है कंसीलिएशन, चौथा होता है मीडिएशन, सॉरी नॉट मेडिटेशन। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेटर क्या करते हैं, जो भी सारे एविडेंस होते हैं उनको कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे एक अवार्ड देते हैं। मतलब अवार्ड मतलब डिसीजन देते हैं और वो जो डिसीजन होता है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्लियर है इतना। दूसरा होता है नेगोशिएशन। ये वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है कि दो पार्टी आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर ले और एक सोल्यूशन निकाल लें। ठीक है, वर्कआउट अ सोल्यूशन, डायरेक्टली सोल्यूशन निकाल आता है नेगोशिएट करने के बाद। ठीक है, तीसरा होता है कंसीलिएशन। कंसीलिएशन में क्या होता है, कंसीलिएटर जो होता है वो लॉ को एक्सप्लेन करता है कि ये चीजें लॉ के हिसाब से है कि नहीं है, लेकिन वो जो रिकमेंड करता है वो नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होता है, सिर्फ कंसीलिएट करने का काम करता है, मतलब लॉ को एक्सप्लेन करने का काम करता है, बट वो जो बोलेगा वो नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। ठीक है, बाइंडिंग नेचर का कहाँ पे होता है, आर्बिट्रेशन में होता है।
क्लियर है इतना। फिर होता है मीडिएशन। मीडिएशन फैसिलिटीज में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ये भी नेगोशिएशन की तरह होता है, लेकिन इसमें एक बीच में पर्सन होता है। देखो नेगोशिएशन में क्या होता है, दोनों पार्टी आपस में नेगोशिएट कर लेती है। मीडिएशन में क्या होता है, एक थर्ड पर्सन आके दो पार्टीज के बीच में मीडिएशन का काम करता है। जैसे कि आपको याद हो, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन का काम करने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला था कि आई कैन वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट इंडिया ने ये मना कर दिया था। ठीक है, तो वो होता है मीडिएशन, मतलब थर्ड पार्टी आके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो वो होता है मीडिएशन। ठीक है, चलिए तो आर्टिकल्स याद रखिएगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39A। चलिए ये कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनी है 2019 के एक्ट के थ्रू बनी है, सिंगापुर कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये सारी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो एक ऐप आई थी न्याय बंधु ऐप। कौन सी ऐप आई थी, न्याय बंधु ऐप। इसको लिस्ट किया गया है उमंग ऐप के साथ में। ठीक है, न्याय बंधु जो थी वो लॉन्च की गई थी 2017 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं यूपीएससी के कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो न्याय से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में आएगा। ये किस लिए बनाई गई थी, ये क्या करेगा, डिस्पेंसेशन फॉर ऑफ प्रो बोनो लीगल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज देगा। प्रो बोनो का मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज मतलब होता है फ्री लीगल सर्विसेज। ठीक है, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं प्रो बोनो लीगल सर्विसेज देगा। कौन देगा, न्याय बंधु ऐप देगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स इंटरेस्टेड है प्रो बोनो सर्विसेज मतलब फ्री लीगल सर्विसेज देने में, वो एलिजिबल होंगे इस ऐप पे वर्क करने के लिए। ठीक है, और कनेक्ट कर देगा ये किसको, ये एडवोकेट्स को, जो भी बेनिफिशियरीज हैं मतलब जो जस्टिस चाहते हैं उनको कनेक्ट कर देगा आपस में, और ये दोनों प्रो बोनो लीगल सर्विसेज को एक्टिवेट कर सकती हैं। किसके थ्रू, न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन। न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये किसके अंदर रखी गई है, उमंग ऐप। उमंग ऐप भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। पहले हम प्रो बोनो लीगल सर्विसेज के बारे में देख लेते हैं। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज जो हैं वो क्या बताती हैं, प्रैक्टिस ऑफ गिविंग लीगल असिस्टेंस फॉर फ्री और एट मिनिमल कॉस्ट ऑफ दोज अनेबल टू रिप्रेजेंट दैम फॉर द बॉन्ट ऑफ मनी। मतलब ये फ्री लीगल सर्विसेज है या फिर बहुत मिनिमल कॉस्ट इससे चार्ज की जाती है उनके लिए जो पैसा देने में समर्थ नहीं है। ठीक है, फ्री लीगल एड और एक्सेस के बारे में किसने बात की है, तो आर्टिकल 39 जो है ए है डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फ्री लीगल एड एंड सर्विसेज के बारे में बात की गई है। अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में भी देखा था। चलिए अब हम देख लेते हैं उमंग ऐप के बारे में। उमंग ऐप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। आपने उमंग ऐप के बारे में सुना होगा, जब आप कोविड वैक्सीनेशन कराने गए होगे उसका रजिस्ट्रेशन भी कहाँ पे हुआ था, उमंग ऐप में हुआ था बहुत सारे लोगों का। उमंग ऐप जो लॉन्च की गई थी वो 2017 में लॉन्च की गई थी। ये किस लिए लॉन्च की गई थी कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर लेके आना। ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा गोल है कि हर सिटीजन के मोबाइल फोन पर सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज एक्सेसिबल रहे, उसके लिए ये उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, ये किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, कितनी सर्विसेज अभी तक ये दे रहा है, 660 सर्विसेज दे रहा है 127 डिपार्टमेंट से और 25 स्टेट से। और कितनी यूटिलिटी बिल पेमेंट करता है, तो 180 यूटिलिटी बिल पेमेंट इसके द्वारा किए जाते हैं। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो 7 सर्विसेज को इंडियन किसकी 7 सर्विसेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, उसकी 7 सर्विसेज को उमंग ऐप में इंक्लूड किया गया है। वो सर्विसेज क्या क्या हैं, करंट वेदर से रिलेटेड सर्विस, वेदर वार्निंग से रिलेटेड और टूरिज्म फोरकास्ट, और इसके अलावा और भी जो IMD से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, ऐसी 7 सर्विसेज को उमंग ऐप में इंक्लूड किया है। समझ में आया। न्याय बंधु किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। इसके अकॉर्डिंग प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी मोबाइल एप्लीकेशन पर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेबियस कॉर्पस पिटिशन क्या होता है।
रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, अर्नब गोस्वामी की जो हेबियस कॉर्पस पिटिशन थी इमीडिएट रिलीज की, उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। मतलब हाई कोर्ट ने ही रिजेक्ट कर दिया है हेबियस कॉर्पस की पिटिशन को। हेबियस कॉर्पस क्या होता है, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मस्ट हैव द बॉडी। जिसके ऊपर हेबियस कॉर्पस जिसके लिए इशू की जाती है उसको आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। और इसको किस पिटीशन में फाइल किया जाता है, तो अंडर आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट इसको क्या कर सकता है, इस पिटीशन को फाइल कर सकता है बिफोर द कोर्ट टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अथॉरिटी हु हैज डिटेन्ड अ पर्सन टू प्रोड्यूस द डिटेनी बिफोर द कोर्ट। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू मस्ट हैव द बॉडी। आर्टिकल 32 में के अकॉर्डिंग इस रिट को इशू किया जाता है, एक रिट में आती है, ठीक है। 5 रिट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। इसमें जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या अथॉरिटी होता है जिसको डिटेन किया गया है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने की क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। ये जो पिटीशन होती है डिटरमाइन करती है डिटेंशन को, कि जो डिटेंशन हुआ है किसी पर्सन का या किसी अथॉरिटी का वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अगर उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद अगर वो डिटेन करने योग्य नहीं था और फिर भी उसको डिटेन कर दिया तो फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा, इसलिए वैलिडिटी को चेक करता है डिटेंशन की। हेबियस कॉर्पस रिट जो है वो वुल वर्क होता है इंडिविजुअल लिबर्टी का अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिटेंशन। आर्बिट्ररी अगर आप किसी को भी डिटेन कर रहे हो तो उसको उससे सेव करने के लिए, मतलब इंडिविजुअल लिबर्टी का सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो होता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस। बाकी की जो 4 रिट्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे तो आपको वो 4 रिट्स पता होंगी, ठीक है। अच्छा, एक रिट है उसमें से सर्टियोररी, सर्टियोररी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, एक और है क्योरेंटो, इसका भी क्या मतलब होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक और बता देती हूँ, मैंडामुस, ठीक है। ये 3 रिट्स तो मैंने बता दिया आपको, इनका जाके मीनिंग देखिएगा और अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्ली बार्गेनिंग करना। प्ली बार्गेनिंग मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस लगा हुआ है लेकिन वो अपने प्रोसिक्यूशन के साथ नेगोशिएट कर लेता है और लेसर पनिशमेंट की डिमांड करता है तो उसको बोलते हैं हम प्ली बार्गेनिंग। मतलब क्या हुआ, ये जैसे कोई एक इंसान है, ठीक है, इसके उसको मिल रही है 7 साल की सजा, तो इसने क्या किया, इसका जो प्रोसिक्यूशन है उसी के साथ जाके नेगोशिएशन कर लिया, ठीक है, नेगोशिएशन कर लिया और अपनी पनिशमेंट कितने साल की करा ली, 5 साल की करा ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्ली बार्गेनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये 2006 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। और इसको कौन इनिशिएट कर सकता है इस प्रोसीजर को, सिर्फ जो एक्यूज्ड पर्सन है, मतलब जो दोषी है वो ही इस प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये जो प्ली बार्गेनिंग है वो डेथ सेंटेंस के केस में या लाइफ सेंटेंस के केस में या कोई भी सजा जो 7 साल से ऊपर की है उस केस में प्ली बार्गेनिंग नहीं लगाई जा सकती। मतलब कि ये जो पर्सन है अगर इसको 9 साल की सजा हुई होती तो ये प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे। समझ में आया इतना? अच्छा, नेक्स्ट है राइट टू शी बेड शिप। राइट टू शी बेड शिप में क्या होता है, पहले तो देखो न्यूज हम बता देते हैं। रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो त्रावणकोर की रॉयल फैमिली है उनको पद्मनाभा स्वामी टेम्पल केस में सी बेड शिप का राइट दे दिया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल का जो राइट है वो किसको दिया गया है, त्रावणकोर की रॉयल फैमिली को दिया गया है। अब हम देखेंगे सी बेड शिप क्या होता है। सी बेड शिप मतलब फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करना, जो वहाँ की डीटी है उसको एज अ ट्रस्टी, मतलब वहाँ का ट्रस्टी की तरह पूरे जो फाइनेंशियल अफेयर्स है किसके, टेम्पल के, उसके डीटी से रिलेटेड जो भी प्रसाद वगैरह वहाँ के जो चैरिटी बॉक्स होता है वो उस सबको मैनेज करने का जो राइट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, शी बेड शिप राइट बोलते हैं, ठीक है। शी बेड जो होता है वो क्या होता है, मैनेजर होता है प्रॉपर्टी का ओनली इन टाइटल, प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं होती है, सिर्फ उसका वो मैनेजर होता है। और वो क्या करता है, कस्टडी करता है, किसकी, दोनों की कस्टडी करता है, प्रॉपर्टी की भी कस्टडी करेगा और आइडल की भी करेगा। मतलब जैसे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है उसकी जो मूर्ति है प्लस उसके आसपास का जो मंदिर का प्रांगण है, मतलब उसकी जो मंदिर की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका और उस आइडल का क्या करेगा, उसको कस्टडी में रखेगा, वो सी बेड शिप होता है, ठीक है।
सीबेट का जो है वो कोई लीगल क्लेम नहीं होता प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो त्रावणकोर की रॉयल फैमिली है वो कल जाके अपनी प्रॉपर्टी राइट मांगने लग जाए कि जो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है वो हमारे पुरखों से देखते आ रहे हैं लोग, तो वो हमारी प्रॉपर्टी हो गई। कोई लीगल क्लेम नहीं होता सीबेट का। इतना क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो लास्ट है जुडिशरी का वो है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम मतलब स्कीम से ही पता चल रहा है कि विटनेस को प्रोटेक्शन देने वाली स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ट्रायल कोर्ट्स को बोला था कि विटनेस प्रोटेक्शन दी जाए। किस केस में? अगर एमपीज और एमएलएज अगर इस स्कीम में हैं तो एमपीज और एमएलएज को विटनेस प्रोटेक्शन दी जाए। विटनेस प्रोटेक्शन देना मतलब उनका रिलोकेशन करना, अगर उनको कोई थ्रेट हो तो उनको रिलोकेट करना, आइडेंटिफाई करना, विटनेस की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उनके आसपास सिक्योरिटी डिवाइस को इंस्टॉल करना, साथ में वो जो उनके लिए स्पेशली डिजाइंड कोर्ट रूम्स बनाना, ठीक है। ये सब किस में आता है? विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम में आता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया गया है और ये सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो एमपीज और एमएलएज के लिए है, ये ऑल ओवर द इंडिया जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में वैलिड होगा, सब में बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब ये जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है उसमें जो भी एक्सपेंस होगा, इस स्कीम का जो भी एक्सपेंस होगा वो किससे जाएगा? स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड से जाएगा, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था वो किस कमिटी ने दिया था? मलीमत कमेटी आई थी 2003 की। उन्होंने स्ट्रॉन्ग विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया था इंडिया में, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो विटनेस थे वो उनकी डेथ हो जाती थी, लोग उनको मार देते थे या उनकी सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो बहुत सारे क्राइम होते थे, ठीक है, विटनेस के ऊपर। इस वजह से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को स्टार्ट किया गया, ठीक है। ये हमारा जुडिशरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमने क्या देखा था? किसी की डिग्निटी और अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट करना ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। इसके 4 आर्टिकल हमको याद रखने हैं। आर्टिकल 261 जिसमें हमको फुल फेथ रखना है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 129 एंड 215 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट को पनिश करने की, ठीक है। आर्टिकल 142 का क्लॉज 2 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट को पनिश करने की और किसी भी पर्सन की अटेंडेंस मांगने की, ठीक है। लीगल प्रोविजन में क्या होते हैं? 2 तरह के कंटेम्प्ट होते हैं। एक सिविल कंटेम्प्ट होता है जो लॉ ऑर्डर को डिसोबे करने के लिए लगता है। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है जिसमें स्कैंडलाइज किया गया हो कोर्ट को या फिर इंटरफेयर किया गया हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तो उसको हम बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? 6 मंथ की सजा और 2000 रुपए का फाइन होता है और जो केस होता है वो 1 साल के अंदर इनिशिएट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। फिर हमने देखा था मैकेनिज्म चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने का सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर। तो 3 मैकेनिज्म थे। एक तो रिमूवल प्रोसीडिंग्स थी, एक इन हाउस प्रोसीजर था, एक सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन था। इन हाउस वाले में हमने रिमूवल प्रोसीडिंग्स में हमने देखा था या तो 100 मेंबर लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा के साइन कर दे मिसबिहेवियर को, और किसको देंगे ये साइन करके? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देंगे हाउस के। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो वो एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बनाएगा 3 मेंबर की, और उसमें कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एक ज्यूरिस्ट होंगे, ठीक है। दूसरी प्रोसीडिंग हमने देखी थी इन हाउस प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट को। इसको कौन फाइल कर सकता है? कोई भी फाइल कर सकता है। किसको करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेगा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? देखेंगे कि हाँ वो जो जज का रिस्पॉन्स देखेंगे, उसके बाद उनको लगता है और डीप इंक्वायरी करने की जरूरत है तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। और 2013 में आया था सेक्सुअल हरासमेंट रेगुलेशन। इसको कौन फाइल कर सकता है? वुमेन फाइल कर सकती है। किसको करेंगी? GSICC मतलब जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को करेंगे, और इसी के अंदर एक सब कमेटी बनाई जाएगी जो क्या करेगी? इन सबको चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम करेंगी, ठीक है। ई लोक अदालत कौन थी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया कोर्ट के केसेस को जल्दी डिस्पोज करने के लिए, जिससे कोर्ट का बर्डन कम हो सके। ये किसके अंडर में आता है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी डिसीजन दिया जाता है वो फाइनल और बाइंडिंग होता है। इसके लिए आप दूसरी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो था वो पहला स्टेट बना था जिसपे स्टेट लेवल में ई लोक अदालत को स्टैब्लिश किया गया है।
चार ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। एक होता है आर्बिट्रेशन जिसमें बाइंडिंग अवार्ड दिया जाता है, एक होता है नेगोशिएशन जिसमें वॉलंटरी एग्रीमेंट, दोनों पार्टी एग्रीमेंट कर लेती हैं, एक होता है कंसीलिएटर जो सिर्फ लॉ को एक्सप्लेन करता है लेकिन उसका रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है, एक होता है मीडिएटर जो क्या करता है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने अब हम किसको देखा था, न्याय बंधु ऐप को देखा था। ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर में आती है, और ये प्रो बोना लीगल सर्विसेज देगी अक्रॉस द कंट्री ऑन दी मोबाइल एप्लीकेशन न्याय बंधु ऐप। और न्याय बंधु ऐप किस एप्लीकेशन के अंदर में आती है, तो उमंग ऐप के अंदर में आती है। ठीक है, रिसेंटली IMD की बहुत 7 सर्विसेज को उमंग ऐप के अंदर इंक्लूड किया गया है, ये याद रखिएगा। हेबियस कॉर्पस क्या होता है, एक रिट्स होती है जो किसी को, जो पर्सन डिटेन किया गया है उसको प्रेजेंट करने की के लिए ये रिट इशू की जाती है। प्ली बार्गेनिंग मतलब 7 साल से कम की सजा है तो आप अपने प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर बार्गेनिंग करके अपनी पनिशमेंट को कम करा सकते हैं। शी बिट सिप का राइट क्या होता है, तो हमने देखा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के लिए शी बिट सिप का राइट किसको दे दिया गया है, त्रावणकोर रॉयल फैमिली को दे दिया गया है। ठीक है, फिर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 किसके लिए लेकर आए हैं, MPs और MLAs के लिए लेकर आए हैं। इनके लिए स्पेशल कोर्ट रूम्स बनाए जाएंगे और सारे सिक्योरिटी डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा और उनका जो भी एक्सपेंस होगा वो स्टेट विटनेस प्रोटेक्शन फंड के अंदर से आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शिवी सिंघल और उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है विजन IAS PT 365 के नाम से, उसमें 3 वीडियोस अपलोडेड है, ये 4th वीडियो है। इसके बाद 4 वीडियो और आएंगे, पॉलिटी का करंट अफेयर 1 ईयर का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्विक रिवीजन वीडियो भी आएगा जिसमें हम पॉलिटी को तुरंत जल्दी से रिवाइज करके सारा जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे। विद इन 1 आवर का वो वीडियो होगा।